नमस्कार सभी को, मैं सुमन राजपूत और आप देख रहे हैं जनता संवाद। और आज का सबसे अहम सवाल, महिला अपराध, कड़े कानून, बड़े वादे, फिर भी महिलाओं पर अत्याचार, असुरक्षा, इसका जिम्मेदार कौन? इन्हीं सवालों के साथ हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ रीटा पांडा जी हैं, जो पश्चिम बंगाल राष्ट्रीय सचिव है, राष्ट्रीय महिला कांग्रेस पश्चिम बंगाल से। दूसरे मेहमान हैं हमारे दिल्ली पुलिस के पूर्व एसीपी वीरेंद्र पुरी जी। तीसरी मेहमान है हमारी ज्योति डंगवाल, सह संयोजिका उत्तराखंड प्रकोष्ठ भाजपा दिल्ली प्रदेश से। देश में हर दिन बहन बेटियां अपराध का शिकार हो रही है। कानून भी है, योजनाएं भी है, बयान भी है, लेकिन सवाल ये है कि न्याय भी उतना ही तेज है जितना कि अपराध। क्या महिला सुरक्षा को लेकर कानूनी व्यवस्था कहीं न कहीं फेल होती नजर आ रही है? इन्हीं सवालों के साथ आज की बहस शुरू करते हैं। रीटा जी, आप पश्चिम बंगाल से हैं, वहां पर दिन प्रतिदिन अपराध महिलाओं के लिए बढ़ ही रहा है। इसकी क्या मुख्य वजह है? देखिए, पुलिस प्रशासन, एसीपी साहब, एक्स एसीपी साहब भी हैं, ये जानते हैं पुलिस प्रशासन सरकार के जो भी बोला जाता है निर्देश अनुसार काम करते हैं। पुलिस अगर चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं। आज कहीं गुंडागर्दी है, कुछ भी है, तो वो पुलिस अगर स्ट्रिक्ट होते हैं तो ये अपराध नहीं बढ़ती है। सबसे बड़ी बात है महिलाएं हैं, बच्चे। हमारे बंगाल में डॉक्टर की हत्या की गई, बहुत बुरी तरह उसका मर्डर किया गया, लेकिन कुछ भी सामने नहीं आया, जांच सामने नहीं आया। जांच के बिना पे ही कोर्ट को तो हम क्या। रीटा जी, पश्चिम बंगाल में कोई भी अहिंसा होती है तो सबसे पहले टारगेट महिला और बच्चों को ही किया जाता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आज भी ऐसा क्यों? निकलना मुश्किल हो गया था। पार्क स्ट्रीट का आप इंसिडेंट ले लें, आर्जिकर का इंसिडेंट ले लें, गांव में सुंदरबन का इंसिडेंट ले लें। सरकार कभी नहीं मानती कि हमारी दोष है। जो मंत्री है वो भी पदत्याग नहीं देते हैं कि भाई हम जो हैं नहीं सक रहे हैं, पदत्याग दे के किसी और को सौंप दिया जाए, वो भी काम नहीं हो पाती है। क्यों? ये प्रश्न मेरे तरफ से है, क्यों? वीरेंद्र जी, रीटा जी ने सीधा सीधा पुलिस पर आरोप लगाया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सुमन जी, आप सभी का नमस्कार है। रीता जी ने बड़ा अपने कोलकाता से यहाँ पर उपस्थिति दर्ज कराई है, और उसके लिए मैं आपको पहले तो बधाई दूंगा कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक जो कोलकाता है वो भारत का सबसे सेफेस्ट प्लेस है। एनसीआरबी की रिपोर्ट है ये जी। और आगे बढ़ने से पहले हमारे साथ ज्योति डंगवाल जी हैं, और इनके भी अगर मन में इस प्रश्न के ऊपर कुछ आप दे तो मैं दोनों का फिर इकट्ठा रिस्पांस देने की स्थिति में होऊंगा। अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। जी, जिस प्रकार अभी रीता जी ने बोला कि वहां पर इतना अत्याचार है महिलाओं के साथ, वाकई है। अक्सर खबरें दिखाई जाती हैं, लेकिन ऐसा क्या है कि आप कह रहे हैं कि प्रतिशत बहुत कम है? मतलब जिस प्रकार से आपने एक रिपोर्ट के तहत बताया, तो क्या जमीनी धरातल में क्या सही से जांच नहीं होती? मैं मतलब ये आरोप नहीं लगा रही, मैं पूछना चाह रही हूँ, क्या वाकई मतलब प्रशासन उदासीन है क्या? ज्योति जी, आज की भी पश्चिम बंगाल की घटना है, मुर्शिदाबाद की। घर तक नहीं छोड़ा गया उस महिला का, खाने की चीजें तक वहां मौजूद नहीं थी कि वो बेचारी खा सके। बाद में घर जला दिया गया, घर की एक एक चीज जला दी गई। ये कल की ही घटना है। यहाँ तो गुंडा राज है, बंगाल गुंडा राज है, ये पूरा भारत जाना जाता है, पर गुंडा राज हुआ क्यों? अगर सर्वे बोला जाता है कि बहुत ही सुरक्षित जगह है, तो हमें शर्म है उस जांच की। हम शर्मिंदगी प्रकट करते हैं कि अगर इस गुंडा राज में अगर लोग कहे या जांच कहे
कि ये सुरक्षित जगह है, तो हमें शर्म की बात है। सुरक्षा मतलब एक चुनौती बनी हुई है महिलाओं के लिए पश्चिम बंगाल में। वाकई तो सुरक्षित तो महिलाओं उसको की किसी भी लहजे से नहीं कहा जा सकता। वहाँ मुख्यमंत्री स्वयं महिला हैं और महिला होते हुए उनको कठोर से कठोर कानून ऐसे मतलब कानून तो है ही, लेकिन उनको लागू करवाने का भी उनको कड़ा कदम उठाना चाहिए। इवन मैं ये कहती हूँ कि क्या सामाजिक जो वहाँ पे लोग हैं, हर क्षेत्र में सामाजिक लोग होते हैं, क्या वो ऐसी जागरूकता अभियान फाइलें रह जाती है दबकर। सही बात, मतलब मैंने डेट पे एक डेट चीज डेट पे डेट डेट पे डेट चला जाएगा, लेकिन न्याय नहीं मिलेगी। मैं ये मानती हूँ, ऐसा लेकिन हो पुरी जी जाएगा तो बहुत सारी चीजें बदलेंगी। न्यायिक व्यवस्था पे सवाल उठ रहे हैं। रीटा पांडा जी और ज्योति डंगवाल जी, आपने एक पर्टिकुलर राज्य में जो अपराधों का स्थिति है उसके ऊपर अपने विचार शेयर किए हैं। इसमें तो कोई डाउट नहीं कि क्राइम होगा तो वो रिपोर्ट भी होता है और उसकी रिएक्शंस भी हर जगह से अलग अलग किस्म की आती है। अब जहां तक देखो, पुलिस एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट करती है लॉ को। लॉ बनाने का कार्य संसद का है, राज्य सरकार का है और उनको चुन करके भेजा जाता है एक आम जनता ने। और हम सबको मिलकर उन जनता की आशाओं पे खरा उतरना हमारा कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है। और हम इस ड्यूटी से पीछे नहीं हट सकते। और इन सब रीटा जागरूकता में रीटा जी ने जो सबसे अहम रोल जो हो जाता है वो हो जाता है हमारी मीडिया का, जिसकी मार्फत एक जगह की सूचना हमारे पूरे भारतवर्ष में क्या पूरे विश्व में त्वरित गति से पहुंचती है और लोगों तक पहुंचती है और रिएक्शंस निकल के आते हैं। और इन बिटवीन ऐसी घटनाओं का कोई राजनीतिक लाभ लेने के लिए या कुछ और स्वार्थ के मकसद से, या आजकल तो सोशल मीडिया पर एआई का मिसयूज करने के बाद फैक्ट्स को डिस्टोर्ट करके आगे सर्कुलेट कर देते हैं, जिसकी वजह से मिस कम्युनिकेशन और घटना की सही जानकारी नहीं पहुंचने के कारण जो है समाज में एक प्रशासन के प्रति या आपकी पुलिस के प्रति एक अविश्वास सा क्रिएट होता है। आप ये समझे कि पुलिसिंग जो है वो कम्युनिटी के लिए की जाती है ताकि सेफ एनवायरनमेंट रहे, हमारे बच्चे, हमारी महिलाएं, हमारे समाज जी ना तो क्राइम विक्टिम बने और ना ही उनके द्वारा कोई क्राइम होने पाए। अब इसमें संसद ने कानून बना के हमारे पास भाग भेजा कि इसको इम्प्लीमेंट करना है। अब हम इम्प्लीमेंट तो तब करेंगे जब जनता से हमारे पास कोई इस चीज की सूचना मिलती है कि सच एंड सच प्लेस पर ये इंसिडेंट हुआ है, तो उसके बाद ही पुलिस मौके पर पहुंचती है। और मौका पर पहुंचने के बाद ही जो स्पॉट इंस्पेक्शन होता है, फोरेंसिक्स एक्सपर्ट्स की सेवा ली जाती है, वहां उपलब्ध विक्टिम से बात की जाती है, जो विटनेसेस होते हैं उनकी बात सुनी जाती है। तो प्राइमरीली तौर पर जो सिचुएशन वहां पर बनती है उस तथ्यों को एविडेंस के तौर पर इकट्ठा करके विक्टिम को न्याय के लिए जी जो कानूनी कार्रवाई है उसकी तरफ पहला कदम बढ़ाया जाता है। इसके बाद की जो जी प्रक्रिया है उसमें एफआईआर दर्ज होने के बाद ऐसा तो नहीं है कि आंख बंद करके पुलिस चार्जशीट दाखिल कर देती है। इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पर जो कानून आपने बनाए हैं और हमें बताए हैं, सिखाए हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने के आधार पर ही हम या तो उस एफआईआर को सच्चा पाते हैं या हम उस एफआईआर में से जो एलिगेशंस लगे हैं उसमें से आधे सच पाते हैं, आधे झूठे पाते हैं। जी या ऐसी स्थिति भी होती है कि ऐसा कोई ऑफेंस ना हुआ हो तो वो कैंसिलेशन भी आती है। और जहां एविडेंस की डेफिशिएंसी रहती है तब भी
खासकर बच्चों और महिलाओं के प्रति अपराधों को देखते हुए पुलिस अपनी तरफ से उस चार्जशीट को भिन्न भिन्न एनजीओ के थ्रू, काउंसलिंग के थ्रू चार्जशीट जरूर एक बार अदालत तक भेजती है, ताकि इस बीच में कोई ऐसा तथ्य अगर मिसिंग हो जाता है तो एटलीस्ट उस पर एक फ्री कंसिडरेशन न्याय का उस पर रोशनी डाले और पक्ष को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी सुनने दे और इस पे त्वरिता भी हो और जस्टिस भी डिलीवर हो। तो यहां आप बताएं कि कौन सी ऐसी स्टेज है जहां पर पुलिस अपना रोल अदा करने से पीछे हटती है। अब क्राइम चाहे चोरी हो, चाहे कोई सीरियस ऑफेंसेस हो, प्रोसीजर तो हम कानूनी तौर पे सभी को पालन करना है। नहीं करेंगे तो हम भी सजा के भागीदारी बनेंगे। वो आपकी मीडिया की और न्यूज की हेडलाइंस बनती हैं समय समय पर। ज्योति जी, आपको क्या लगता है, ये राजनीति का हिस्सा है? ये राजनीति का हिस्सा नहीं हो सकता, ये तो क्रूर नीति है। ऐसा करने वाले किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, तो उसे कड़ी से कड़ी सजा क्या हो सकती है? अगर पता नहीं, आप कहेंगे कि इस्लामिक टाइप की बात कर रही है कि जैसे दुबई वगैरह में लटका दिया जाता है। जिस राज्य का नेतृत्व ही एक महिला कर रही है, वहां पर लगातार महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं। तो वो संवेदनहीन शासक है, वो संवेदनहीन महिला है जो महिलाओं के साथ क्रूरता होते हुए देख रही है। तो उनको वैसे तो स्वेच्छा से त्याग पत्र दे देना चाहिए। और मैं अभी कहती हूँ कि कुछ ही समय, देखिए चुनाव बहुत जल्दी नजदीक है, तो बदलाव आएगा और इतना अच्छा बदलाव आएगा कि वहां की जनता, जो त्रसित जनता है, उसको राहत की सांस मिलेगी और जो ऐसे गलत लोग हैं उन्हें कठोर से कठोर सजा मिलेगी। सर को लग रहा होगा कि मैं इतने उग्र विचारों को रखती हूँ। हाँ, मैं रखती हूँ। जहाँ पे बच्चियों की और महिला की बात आएगी, उग्रता रहेगी, चाहे वो किसी भी दल से हो, कोई भी हो। ये गुंडा राज है, गुंडा राज है, गुंडा राज है। यहाँ सिंडिकेट बना हुआ है, यहाँ सिंडिकेट बना हुआ है। सिंडिकेट की सुनाई होती है। उसी सिंडिकेट के लोग, मंत्री हो, मंत्री के स्टाफ हो, मंत्री के नीचे हो, कोई भी है, वो एंजॉय कर रहे हैं अपनी पावर को। यहाँ पावर की चलती है और किसी की नहीं चलती। पुलिस भी उसी पावर, पुलिस का अपना पावर, वो सरकार के अंडर दबी हुई है, ये मानना ही पड़ेगा। ये पुलिस अगर चाहती तो बहुत कुछ कर सकती, पर वो मजबूर है। पुलिस अफसर मजबूर हैं, जो आईपीएस हैं वो मजबूर हैं। तो आपको क्या लगता है, आप क्या कहना चाहती हैं कि सरकार के दबाव में वहां की पुलिस काम कर रही है? एकदम। वीरेंद्र सर जी, जवाब चाहूंगी इस पे आपसे। देखिए, ये जो प्रेशर की टेक्निक्स है ना, ये प्रेशर जो है ना हर जगह है। घर में माता पिता का प्रेशर है ना, स्कूल में टीचर का प्रेशर है, राइट, और समाज में कानून का प्रेशर है। ये तो नेचुरल प्रेशर है ना। और तो बदलाव कैसे होगा सर? बदलाव कैसे होगा? सही बात। बदलाव कैसे होगा, वही मैं आपसे ये कह रहा हूं कि सपोज आज हम किसी एक पर्टिकुलर सरकार को ब्लेम दे रहे हैं कि जी उसके नीचे ये काम हो रहा है, तो कल को बी सरकार आ जाएगी या सी सरकार आ जाएगी, तो क्या पुलिसिंग बदल जाएगी या न्यायिक व्यवस्था बदल जाएगी? नहीं बदलेगी, क्योंकि उनके प्रिंसिपल सेट है, उस प्रिंसिपल्स के मुताबिक वहां पर कार्य होता है। फर्क कहाँ आता है? समाधान क्या है? देखो फर्क कहाँ, समाधान फर्क वहां, हाँ, फर्क वहां आता है कि हमारे समाज में अगर पुलिस अफसर है तो वो भी समाज से उठ करके आता है। एक बच्चा किसी फैमिली का ही तो पुलिस अफसर बनता है, जज बनता है, डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, नेता बनता है, सीएम बनता है, पीएम बनता है, फोर्स में जाता है। समाज से ही निकल के तो बच्चे आते हैं ना, जो राष्ट्र का नाम अच्छा करते हैं। और उसी समाज से एक बच्चा ऐसा भी है जो अपराध का विक्टिम होता है, और एक बच्चा ऐसा भी है जिसके साथ अपराध होता है। अब जिसके साथ अपराध होता है और जिसके साथ हो रहा है और जो इन सबको निदान करने वाला है, तीनों समाज की देन है। और
हमारे समाज में अगर ऐसा दिक्कत है, हमारे बच्चों के साथ है या महिलाओं के साथ है, तो मैं आपको एक 2023 की एनसीआरबी की रिपोर्ट बता देता हूँ। नेशनल रिपोर्ट बता रहा हूँ। किसी पर्टिकुलर स्टेट पे हम बात नहीं करेंगे, ना किसी पर्टिकुलर केस पे बात करेंगे, क्योंकि उस पे पूरे मीडिया पे सारी चीजें सबको मालूम है। 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक जो है 2,17,371 ऐसे बच्चे थे जिनमें गर्ल्स की मेजोरिटी 90% थी जो क्राइम विक्टिम बनी, और 1,77,335 ऐसे बच्चे थे जिनके साथ क्राइम हुआ, और 40,036 ऐसे बच्चे थे जिन्होंने क्राइम किया। ये 2023 की बात और नेशनल फिगर है, इट्स नॉट ए पर्टिकुलर स्टेट की। और इसी मुताबिक 4,48,211 महिलाओं के साथ पूरे राष्ट्र में जो है अपराध हुए हैं। अब ये तो आप अपराध इसे होने का कहीं ना कारण कहीं क्या? सामाजिक मानसिकता का हिस्सा भी मानते हैं? इसको मैं सीधे से सीधा जोड़ना चाहूंगा कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ की वजह से, कि देखो आज की डेट में आप ये भी समझिए कि जिस देश में देश का कानून, देश के स्कूल, देश के बच्चों जी। को निर्भया के दिल्ली के निर्भया केस के बाद 2013 में एक विषय के रूप में उपलब्ध होने के बावजूद भी अगर देश के स्कूल देश के बच्चों को पढ़ाते नहीं है, पढ़ाने से मना करते हैं, और जब वो बच्चा वो विषय पढ़ने के लिए अपने स्कूल में जाता है तो उसका नाम काटने की धमकी दी जाती है। उन स्कूलों में आप ला ग्रेजुएट टीचर्स अभी तक अवेलेबल नहीं करा पाए हैं, तो उसकी वजह से क्या है? इग्नोरेंस ऑफ लॉ है। बच्चों को क्राइम का नहीं पता, तो एक बच्चा क्राइम विक्टिम बन रहा है, दूसरे बच्चे के साथ क्राइम हो रहा है, और अगर यही चीज उनके हाथों में दे दी तो जाती इसमें है आप कहीं ना कहीं क्राइम शिक्षा कम की से भी होता है, बहुत बड़ी और भूमिका दूसरा मानते बच्चा हैं। जो है, व्हाई नॉट? आप ये देखिए, इससे आगे बढ़ के बात चलिए आप। ये ये तो मैं लॉन्ग आपको प्रोसीड्योर है सिर्फ सर। अभी रीटा जो ऐसे नहीं बता गलती रहा। जो हो रही है उसका क्या रीटा जी होगा? हाथ उठा रही है। रीटा जी, ये तो आप क्या जो बोल कहना है रहे इस पर हैं, आपका? कैसे महिला आने अपराध वाले कम होगा? युवा रीटा जी, आपसे सवाल था, क्या वाकई इसमें शिक्षा की अहम भूमिका है? कैसे रुकेंगे अपराध? देखिए ऑब्वियसली शिक्षा की है, क्योंकि जो अपराध करते हैं वो उसमें कितना एजुकेशन है। एजुकेशन का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण जगह है। हम अगर एजुकेटेड होते हैं तो हमें न्याय और अन्याय का विवेक आता है। विवेक, जो भी ये गलत गंदा काम करते हैं विवेकहीन होते हैं, ये तो है ही है। लेकिन इस विवेकहीन जनता के लिए क्या कानून हमारा काम कर रही है? क्या पुलिस हमारे साथ है? जो विवेकहीन गंदे लोग जो ये काम कर रहे हैं उसके लिए अभी क्या कार्रवाई हो सकती है? क्या हम अपने बच्चे को सुरक्षित नहीं मान सकते? हम रास्ते में हम अपने बेटियों को नहीं भेज सकते? रीटा जी, क्या ये शुरुआत हमें अपने घरों से नहीं करनी चाहिए? अच्छी एकदम शिक्षा, करनी चाहिए। अच्छा व्यवहार। जब जब ये हमने बहुत आंदोलन किए, हमने सड़क पे कैंडल मार्च किया है, थाना घेराव किया है, हमने उस आर्टिकल बेटी के लिए, क्योंकि मेरी बेटी भी डॉक्टर बन रही है, कॉलेज में हॉस्टल में रहती है, हम भी डरते हैं। हम भी डरते हैं कि कब क्या हो जाए। तो हमने सड़क पे रात के 12 बजे 1 बजे तक हम सड़कों पे थे, आंदोलन किया है, कैंडल मार्च किया है, बहुत आंदोलन हुई है पश्चिम बंगाल में। कल पूरा ये रिकॉर्ड रहा, वर्ल्ड रिकॉर्ड रहा जो पश्चिम बंगाल में आंदोलन हुआ। लेकिन क्या इसका कोई भी कुछ कर सका? किसी ने कुछ नहीं कर पाया। चलिए, तो ये आंदोलन किस कहीं ना कहीं मुख्य भूमिका वहां की सरकार की है, न्यायिक व्यवस्था की है। जैसा कि आपने कहा कि दबाव में है कहीं ना कहीं वहां की न्यायिक व्यवस्था। एकदम पुलिस आपको लगता है सरकार बदलेगी तो ये न्यायिक व्यवस्था भी बदल सकती है? हाँ, जरूर सरकार बदलनी चाहिए। एक सरकार कितना दिन तक अत्याचार करते रहेंगे? बदलना तो एकदम चाहिए।
जनता को जागरूक होना चाहिए, जनता को देखना चाहिए, जनता भी उब गए हैं। मेरी जो माहौल है अभी बंगाल की सारे जनता उब गए हैं। अब ये मुख्यमंत्री जो हैं वो भी अभी चिंतित हैं, ये जो इलेक्शन आ रहा है कि उसमें उनको कितने और रह पाएंगे कि नहीं, वो चिंतित हैं। और जनता अभी सतर्क हुए हैं, वो सोच रहे हैं, पूरी दम से सोच रहे हैं कि ये बदलाव लाएंगे। लेकिन तब भी मैं बोलती हूँ कि कुछ भी हो जाए, पुलिस प्रशासन को अपना ड्यूटी निभाना चाहिए। प्रशासन के दबाव से अलग होके जनता का जब वो शपथ लेते हैं कि हम आईपीएस बने हैं, हम पुलिस सर्विस ले रहे हैं, तो हमारी एक कर्तव्य जनता के प्रति बनती है, तो वो अपना कर्तव्य निभाए। यहाँ एक छोटा सा सवाल मैं पैनलिस्ट के सामने रखना चाहूंगा। देखिए, चाहे बच्चों की या महिलाओं की या हमारे समाज की सुरक्षा का प्रश्न हो, अपराध मुक्त भारत का प्रश्न हो, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि जिस देश में देश के स्कूल, देश के बच्चों को देश का कानून नहीं पढ़ाते, उस देश से अपराध, भय, भ्रष्टाचार और अनैतिकता कभी समाप्त नहीं हो सकती। हमें अपने स्कूलों में अपने देश का जो कानून है, जो निर्भया केस के बाद 10वीं के बाद 11वीं और 12वीं के स्कूलों में लीगल स्टडीज के रूप में उपलब्ध कराया गया है, और उसमें बच्चों से संबंधित, महिलाओं से संबंधित, साइबर से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित, आपके जो नए कानून आए उससे संबंधित, यानी कि हमारे समाज में अपराध, प्रोफेशन, सर्विस और रिश्ते और बिजनेस, इनसे संबंधित जितनी भी हमारे पास लीगल प्रॉब्लम्स आती हैं, उन सब प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन उन 2 साल की पढ़ाई में बच्चों को समझ आ सकती है। तो ये काम, जागरूकता तो बहुत है कानून के बारे में। मैं आपको बताऊं, करीब हमारी स्पूवाग एक एजेंसी है, स्पेशल पुलिस यूनिट फॉर चिल्ड्रन एंड वुमेन। तो वहां अगर आप देखेंगे तो बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा और कानून की जागरूकता करने के लिए कम से कम सरकार की 21 एजेंसियां लगी हुई हैं, 21 एजेंसीज लगी हुई हैं जो बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए जागरूकता का कार्य करती हैं। उसमें पुलिस शामिल नहीं है। किसी ने मुझसे पूछा था कि व्हाई पुलिस इज नॉट देयर, तो हमने कहा भी पुलिस का काम जागरूकता नहीं करना है, पुलिस का काम लॉ को इम्प्लीमेंट करना होता है। आप ऑफेंड करके दिखाइए, वी विल प्रोसिक्यूट यू, क्योंकि हमें विक्टिम की मदद करनी है। लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली पुलिस पूरे राष्ट्र में एक ऐसी पुलिसिंग है जिसने अपने पुलिस के साथ कम्युनिटी वर्ड को जोड़ा है। हम कम्युनिटी पुलिसिंग करते हैं। सबसे पहले अपने बच्चे को अपराध से पीड़ित होने और बच्चे को अपराध करने से रोकने के लिए काम करते हैं। हमने अपनी नींदें, अपना समाज, अपना घर बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए चुन रखा है, स्वयं चुन के रखा हुआ है। और इन प्रैक्टिसेस को आज हमारी दिल्ली में, जैसे हमारे सीपी साहब जन सुनवाई करते हैं, तो दिल्ली गवर्नमेंट जन सुनवाई करनी शुरू कर रही है। अभी थोड़े दिन पहले शायद यूपी में शुरू हो गई, कुछ दिन पहले उत्तराखंड में भी शुरू हो गई थी। और कितने ऐसे राष्ट्र हैं जहां पुलिसिंग अपने पीड़ितों की, सीपी वहां डीजीपी उसकी बात सुनता हो। ये कब होगा? ये तभी होगा ना जब उसका लीडर उसको प्रोत्साहित करेगा और अच्छे काम करने के लिए आगे प्रोत्साहन करेगा। मैं कहना चाहूंगी, सरकार कानून बनाती है, पुलिस प्रशासन उसको लागू करती है, और समाज जो है कि जागरूकता का कार्य करता है। अगर ये सब तरीके से अपना कार्य सही से करेंगे तो अपराध बढ़ेंगे ही नहीं। अपराध का एक मूल कारण नशा, जिसे मैं मानती हूँ कि नशा है, और आज पूरे भारतवर्ष में लगभग यही दशा सब जगह है कि नशे के कारण अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं। आप देखिए,
आप देखिए अधिकांश मामलों में कुछ तो मानसिक रोगी होते हैं और कुछ ये जो नशा करते हैं, जो इस तरह से घूमते हैं, ये लोग भी इस तरह के जघन्य अपराधों को मतलब अपराध करते हैं। तो इसके लिए पुलिस क्या कर सकती है कि जो ऐसे लोग हैं, जो नशे के आदी हैं, ऐसे लोगों को कोई ऐसे प्रशिक्षण उनको ले जाके नशा मुक्त और मतलब नशा मुक्त केंद्र में डालें और उनको प्रशिक्षण दें। ऐसी कुछ व्यवस्थाएँ हैं, कृपया आप इस पे अपना मार्गदर्शन दीजिएगा। मैं जानना चाहती हूँ इस विषय को, क्या वाक़ई ऐसा कुछ है? क्योंकि कुछ समय पूर्व मेरे ही इसी महरौली में एक बच्चे ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, आए दिन छीना-झपटी करते हैं और बहुत सारी हरकतें करते हैं। तो ऐसे ही एक बच्ची की मैं आपको घटना बताती हूँ, उसने अपनी माँ का गला दबा दिया था। बाल-वाल बचाया आस-पास के लोगों ने। तो जब पुलिस कंप्लेंट की तो पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। डाँटा-डपटा, अब ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार हुआ, दूसरी बार हुआ, तीसरी बार हुआ। तो क्या करें? माँ और बहन अपना घर छोड़ के किराए पे चली गई। लेकिन पुलिस ने क्या एक्शन लिया? कोई एक्शन नहीं लिया। तो क्या ऐसे लोग इसी तरह से तो अपराध बढ़ता है। इसी प्रकार से तो अपराध बढ़ता है ना कि लोग जो है कि जाते हैं पुलिस के शरण में। कई बार ऐसा भी होता है कि एक बहुत पावरफुल व्यक्ति है और एक बहुत निर्धन व्यक्ति है। तो जो पावरफुल व्यक्ति है उसने मान लीजिए कोई अपराध किया है, किसी के साथ कुछ गलत दुर्व्यवहार किया है, वहाँ पे वो गरीब जाता है तो उसी को ही उल्टा फँसा दिया जाता है। ऐसी कुछ घटनाएँ मैंने अपनी आँखों से देखी है, जिसमें फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और मतलब समाज के लोग, समाज के गणमान्य लोग ऐसे गए और उन्होंने वहाँ पर जब संज्ञान लिया तो चीज़ें जब बहुत कड़ा विरोध हुआ तो चीज़ें बदली भी। किंतु मैं ये कहती हूँ कि पुलिस को भी अपनी ज़िम्मेदारी पूर्ण तरीके से निभाना चाहिए ज़िम्मेदारी को क्योंकि ये घटनाएँ जो जिनका ज़िक्र मैं कर रही हूँ, ये मेरे सामने की घटनाएँ हैं। आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत आक्रोशित हो जाती हूँ, रोष आ जाता है, तो जो चीज़ें जो व्यक्ति देखता है तो वो कहेगा। ऐसे ही एक बच्ची है निर्भया कांड के समय किरण नेगी, आज तक उस बच्ची को न्याय नहीं मिला है। उसके दोषी निचली अदालत ने तो दोषियों को दोषी करार दे दिया था, फिर ऊपरी अदालत में जाने के बाद वो दोषी निर्दोष साबित हुए क्योंकि वो गरीब घर की बिटिया थी। मेरे मन के अंदर ऐसा विषय आ रहा है कि वो गरीब घर की बेटी थी। अपने माता-पिता के लालन-पालन के लिए उनके पोषण के लिए सॉरी बहुत गरीब घर की थी। वो बच्ची अपने माता-पिता की का हाथ बटाने के लिए कहीं जॉब करती थी और जाती थी और अपने घर आती थी। कई दिन बाद पता चला कि उसका मर्डर हो गया और कितनी निर्मम उस बच्ची की हत्या हुई थी। आज तक उसे न्याय नहीं मिला। तो इसमें ऐसी ज्योति क्या जी, व्यवस्थाएँ हैं? जी। ये आपको मेरी आपने आवाज आ रही है? बिल्कुल ज्योति जी बहुत ही सटीक सवाल आपने उठाया। हमारे साथ सर 1 मिनट में आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील डॉक्टर एपी सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस पर मैं उनकी भी राय लेना चाहूंगी कि आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही आवाज आ रही है आपको, आपकी आवाज आ रही सर, इस पर मैं आपकी राय लेना चाहूंगी। ज्योति जी ने कहा कि इस तरह के मामले हम लोगों के सामने आते हैं जहां पर पुलिस सुनवाई नहीं करती है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये ज्योति डंगवाल जी ने बड़ा ही अच्छा सवाल उठाया ये कि भी एक बच्ची जी जो काम करने वाली थी और उसके साथ ऐसा हो गया उसको न्याय नहीं मिला और जागरूकता की बात की या अपने अपने कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की। जी अब देखो मैं आपको इतिहास की तरफ लेके जाता हूँ जिसको जी हम सब ने पढ़ा है और हो सकता है कि हम सब उसकी एक राय भी हो। आपको जी याद है कि 22 सितंबर 1992 राजस्थान में एक आंगनवाड़ी महिला के साथ जिसने जी एक चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए आवाज उठाने का प्रयत्न किया था, उसके साथ गैंग रेप हुआ था, जी 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 है ना? जी और गैंग रेप के बाद 2 ढाई साल में जो ट्रायल हुई उसमें उन मुलजिमों को बरी कर दिया गया, राइट? और जी फिर विशाखा एनजीओ के लोग जो हैं 1997 में सुप्रीम
कोर्ट पे गए और उन्होंने बताया, रेज किया क्वेश्चन कि जो ट्रायल कोर्ट की ट्रायल हुई है और जिस आधार पर उन मुलजिमों को एक्यूट किया गया है, वो सब तथ्यहीन है। वो कोई भी ऐसा कारण नहीं था जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड था। वो सब आधारहीन तथ्य के आधार पर उनको वहां से बरी किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में इसका संज्ञान लेकर के उन मुलजिमों को सजा भी दी और उन्होंने काम करने की जगह पर महिला की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रूल्स बनाए 1997 में, और उन रूल्स को भारत सरकार संसद को कहा कि वो इस पर कानून बनाए। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड, वो कानून बना 2013 में। कितने साल लग गए? 16 साल। अब इन 16 सालों में कितने बच्चे, कितनी महिलाएं विक्टिम बनी होंगी, उनका कोई हिसाब होगा? उनके साथ वो अन्याय है। वो अन्याय किसने किया? संसद ने किया, जिसको हम पब्लिक ने चुन करके अपनी सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए भेजा था। कौन रिस्पॉन्सिबल है? और फिर उससे भी अधिक बात, जो अफसोस की बात है, जिस पर हमें गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए, आज 2025 हो गए, 16 साल की डिले पहली हो गई और 2013 से 2025 12 साल तक अभी भी सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन्स एक्ट को प्रिवेंट, रेसल के लिए जो नियम बने हैं उसकी कंप्लायंस कहीं नहीं हो रही। अभी तक जागरूकता चल रही है, अवेयरनेस। करनी जो पड़ेगी। मैंने आपको बात बताई थी ना और आपको कि भारत करने में पड़ेंगे। 21 एजेंसियां बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए जागरूकता पे काम कर रही हैं। अरबों खरबों रुपया लग रहा है उस पर, अब लेकिन अभी आइडिया तक जागरूकता खत्म नहीं लेकिन हुई। आइडिया तो क्राइम जहाँ जहाँ जैसे कौन जिसके इफेक्ट पास हो रहा है? पहुंचेगी हमारे ना बच्चे, बेल, हमारी वो महिलाएं डिपेंड इफेक्ट हो करता है रही हैं। तब वो हमें कितना उससे एडवाइस करता है, उससे क्या होता है कि भाई कितना जागरूकता अकेली काफी बचता नहीं है। निकलता है, जब तक कितना आप वो कानून विषय की चाहिए शिक्षा थोड़ी स्कूलों में सी करके बच्चों को उस उपलब्ध नहीं कराएंगे, जहाँ से तब तक करेंगे जागरूकता तो का सकारात्मक परिणाम हो हमें मिलने वाला नहीं है। और इसको राजनीति से जोड़ने की जरूरत नहीं है। राजनीतिक का ये अपना पहला कर्तव्य है कि वो इस काम को अंजाम दे। भारत में 20 लाख स्कूल हैं, 20 लाख, 20 lakhs स्कूल, जिसमें ये विषय बच्चों को पढ़ने नहीं दिया जाता। अगर पढ़ेंगे तो 20 लाख क्राइम तो कम हो जाएगा। मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे बच्चे तो सुरक्षित होंगे। जब वो कानून पढ़ेंगे तो वो जज बनेंगे, पुलिस बनेंगे, आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, एमबीए करेंगे, अच्छी जगह पर जाएंगे, अपना घर परिवार बनाएंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरी जो बहनें हैं, मेरी बेटियां हैं, जिन्होंने लॉ की डिग्री ली हुई है, आज आप जाकर के किसी भी अदालत में देखो, वो बाहर चुपचाप से खड़ी रहती हैं। क्या उनके पास काम है? काम है उनके पास? अगर जी उन जी जी बच्चियों को स्कूलों में लॉ ग्रेजुएट टीचर्स के रूप में नौकरी दी जाए, तो हमारी जो महिला शक्ति है, वो स्कूल में प्रेजेंट होएगी, वो एक माँ के रूप में काम करेगी, बहन के रूप में काम करेगी। वो उन बच्चों की संवेदनाओं को समझेगी, वो उनको कानून का पाठ पढ़ाएगी, उनको क्राइम विक्टिम और क्रिमिनल होने से बचाएगी। जब हमारी आधार ही, अगर हमारा फंडामेंटली हमारा वही रोंग है, तो उसको ठीक करने का काम न्याय प्रणाली या पुलिस प्रणाली का नहीं, उसको ठीक करने का काम हमारी संसद का है। ये सवाल तो तो आप मीडिया को सरकारों को यहाँ कहीं संसद ना की ओर कहीं इशारा दोषी करके, मानते हैं? यस दे आर द आप पॉलिसी सरकार को यहाँ मेकर्स। कहीं ना इफ कहीं दे आर दोषी नॉट मानते हैं? मेकिंग इट, कहीं नहीं कहीं सरकार इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट पेइंग अटेंशन। मेरे बच्चों के मन की बात नहीं सुन रही सरकार। मैं 38 साल से पुलिसिंग में काम करते हुए स्कूलों में जाके बच्चों के बीच में बैठता था। 2-2 घंटे, 3-3 घंटे उनकी क्लास में लेता था। एक-एक बच्चे की मन की बात मैं सुनता था और आज भी मैं यही कार्य कर रहा हूं। वो बच्चे वो मेरी बेटियां, वो मेरे बच्चे जो बात अपने टीचर को, अपने पेरेंट्स को नहीं बता सकते, वो बच्चे मुझे लिख करके देते हैं। वो मुझे लिख करके देते हैं और वो बात मैंने
अपने देश में कई राज्यों को लिख करके भेजी है, जिसमें जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब है, दिल्ली है, उत्तराखंड है। पिछले 2019 से मैं लगातार इनसे पत्र व्यवहार कर रहा हूं और बच्चों की जो मन की बात है, जो उनकी रिक्वायरमेंट है, वो इनको पॉइंट आउट करके उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप इस चीज को स्कूलों में लीगल स्टडीज के सब्जेक्ट को बच्चों को पढ़ने के लिए उपलब्ध कराएं। हमने दिल्ली में 2023 में ये कार्य करके दिखाया है। आज जिस जुरिडिक्शन में मैं रहता हूं, जिस जुरिडिक्शन में मैंने काम किया है, उस जुरिडिक्शन में मैंने 29 स्कूलों में आज ये विषय, लीगल स्टडीज का विषय बच्चे पढ़ रहे हैं और टीचर बहुत खुश हैं कि यस, इससे हमारे कई ऐसे बर्डन कम हो गए हैं। और जो आज का साइबर क्राइम देखिए, जो अफेक्ट कर रहा है बच्चों को, मॉर्फिंग हो रही है, मिसयूज हो रहा है, घर से जा रहे हैं, तो टीचर भी खुश, बच्चे भी खुश, एपी समाज भी खुश, सर तो सरकार क्या? एपी सिंह जी जुड़ चुके हैं, सरकार को सुप्रीम क्या कोर्ट करना है? के जाने माने वकील हैं वो। एक कमेंट उनसे भी ले लेते हैं इस पर। सुमन जी जी, मैं सारी डिबेट की आपको सुन रहा था और जी हमारे बहुत ही प्रिय भाई पुंजी ने सारी बातें बताई। पुंजी जी की बातों पे चले और रीता जी पूंजी की भी इसी बातें भी सिस्टम सुन का रहा हिस्सा था, है ज्योति सर। जी की, आपकी सर्विस, सबने। जी, पूंजी भी इसी सिस्टम का हिस्सा है। नहीं, तभी सिस्टम का हिस्सा तो क्या, हम लोग सब समाज के हिस्सा हैं। सबसे पहले यहाँ सिस्टम के हिस्से से नहीं, समाज के हिस्से से हमारे सबके बच्चे भी उस धारा दिशा में। कोई ज्योति जी ने कही बात या रीता जी ने कही, समाज की जिम्मेदारी है। हम लोग प्रोफेशन से हटके हैं और इसके लिए जिम्मेदारी अगर दूसरी बात रखें तो ये मोबाइल फोन सदुपयोगी भी है, दुरुपयोगी भी है। आज ड्रग्स के लिए हमारी सरकार, हमारे माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी कितना ड्रग्स को कंट्रोल करने के लिए कर रहे हैं। ड्रग्स की महत्वपूर्ण भूमिका है इन अपराधों को बढ़ाने में। मोबाइल फोन के दुरुपयोग की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। हमने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई, पोर्न साइट बच्चों के लिए कितनी हानिकारक है। बच्चा जरा सा, उसे एजुकेशन के लिए मोबाइल फोन दिया जाता है, बच्चे कितना उसका दुरुपयोग कर लेते हैं, बच्चे उस बहे में, बाहों में बह जाते हैं। हमने कहा इस पर अन्य देशों की तरह इस पर कंट्रोल करिए। कहा गया नहीं, हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये सब अक्रॉस द वर्ल्ड से आती हैं, दुनिया से आती हैं। तो ये समस्याएं तो हैं, लेकिन हमारे माता पिता आधुनिक भौतिकतावादी युग में बढ़ते चले जा रहे हैं। अब बच्चों पे कितना ध्यान दें, परिवार पे कितना ध्यान दें। फिर भी माता पिता चाहते हैं कि बच्चों के भविष्य के लिए तो भौतिकवादी हैं, वो है किसके लिए, दौड़ किसके लिए रहे। बड़ी गाड़ी हो जाए, कोठी हो जाए, बंगला हो जाए, ब्रांडेड कपड़े बच्चों को दें, ब्रांडेड, सब इसी के लिए दौड़ रहे हैं। अंततः ऐसा तो हमारा देश है नहीं कि इतनी कोई कमी हो, लेकिन बच्चे जो हमारे, दोनों बेटा बेटी दोनों हैं, ये कहना कि फर्क है, नहीं, बेटा बेटी एक समान कहता है हमारा संविधान। अगर बेटी के साथ हर जगह, हर बेटी के साथ कोई नहीं हो सकता है पुलिस वाला, नहीं, लेकिन वहां कोई ना कोई व्यक्ति उसके चाचा के रूप में, उसके ताऊ के रूप में, उसके नाना के रूप में, मौसा मौसी, किसी रूप में तो पुरुष होता है। आरजी कर हॉस्पिटल का आपने देखा, वहां कोई गार्ड तो था, पुरुष के रूप में था। अगर वो अपनी भूमिकाएं, महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाता, अवॉइड न करता। और कानून में ये परिवर्तन चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति सुरक्षा के लिए, बेटी के, बच्चे के, कहीं भी सुरक्षा के लिए, जैसे एक्सीडेंट में आया, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में सुधार आया कि एक्सीडेंट इंजर्ड को आप जा रहे हैं तो तुरंत पहुंचा दें, आपसे सवाल जवाब नहीं किए जाएंगे। अब इसमें भी हमें हर व्यक्ति को पुलिस वाला बनना पड़ेगा, बिना वर्दीधारी। वर्दी नहीं हमारे पास, यूनिफॉर्म नहीं है। दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, हरियाणा पुलिस, बिहार पुलिस नहीं हमारे पास, लेकिन हम उससे ज्यादा जिम्मेदार नागरिक हैं। हमारे पास मोबाइल फोन है, गाड़ी है, पैदल है, मोटरसाइकिल है, तो वो सुरक्षा का भाव हमें घर से सिखाना पड़ेगा। पहले याद कीजिए, श्रवण कुमार की कहानी चलती थी, बचपन में रामलीला में दिखाया जाता था, वो चीजें, भावनाएं थी। सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया, रजिया सुल्ताना, पद्मावत, हाडा रानी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ये हमें दिखाया सिखाया जाता है। आज हम पाश्चात्य सभ्यता में दौड़ते चले जा रहे हैं। पाश्चात्य सभ्यता इनको कहता है रूढ़ है, आप तो बद्दकियानूसी विचार हैं, रूढ़िवादी विचारधारा की बात कर रहे हैं। रूढ़िवादी विचारधारा अच्छी है अगर हमारे घर में नैतिक शिक्षा है, अगर हमारे घर में बहन बेटी को सम्मान करके
बताया जाता है कि बहनों का सम्मान घर में ही नहीं बाहर भी करना है बेटा। तो ये जो सम्मान की भावना है, जो एक इंटेंशन है, किसी भी अपराध के पीछे आप रेप केस होते हैं, अगर एक पीड़िता बनती है तो वो लड़का भी तो हमारे देश का है, हमारे समाज का है, हमारे परिवार का है। आधे परिवार वाले पीड़िता के साथ, आधे लड़के के साथ परिवार जेल जा रहे हैं, तिहाड़ जा रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, कोर्ट आ रहे हैं, पूंजी जैसे या हमारे पास धक्के खा के आ रहे हैं। तो ये समाज बिगड़ गया, समाज कलुषित हो गया। अगर हम बेटा बेटी दोनों को सामाजिक रूप से, सामाजिक ताने बाने के से परिवार में समय दें उन्हें। मोबाइल फोन का मैं विरोधी नहीं हूं, लेकिन उसका दुरुपयोग रुके, सदुपयोग हो, सुरक्षा के लिए हो, पढ़ाई के लिए हो, अच्छी चीजों के लिए हो। कई बार नहीं हो पाता है। पाश्चात्य सभ्यता एक नॉर्मल में हमारे समाज को, हमारे देश को तोड़ना चाहती है। आज वैलेंटाइन डे, लव डे, हग डे, किस डे, येलो डे, प्रपोज डे, पर्पल डे, ब्लू डे, ब्लैक डे, व्हाइट डे, कितने डे चलेंगे? फरवरी आने वाली है, पूरी फरवरी डे से भर जाएगी। अगर हम कहें रक्षाबंधन और भैया दूज की बात करो तो कहीं ये तो दकियान उसी विचारधारा है। अरे जब मेरी बहन घर की कोख से पैदा की हुई बहन हो सकती है, तो बाहर भी तो बहनें हो सकती हैं हमारी, वो भी तो हमारी माताएं हो सकती हैं, चाची हो सकती है, ताई हो सकती है। हम उनकी तो भी इज्जत करेंगे, उनका तो सम्मान करेंगे, उनकी सुरक्षा जब हम कर रहे होंगे तो हमें लग रहा होगा हम अपनी बेटी की सुरक्षा कर रहे हैं, हम अपनी बहन की सुरक्षा कर रहे हैं, हम अपने परिवार के अंग की सुरक्षा कर रहे हैं। और ये जैसे सफाई में हमें सबको एकता लानी पड़ती है स्वच्छता अभियान के लिए, ऐसे ही हमें बेटे बेटी की सुरक्षा के लिए भी अभियान। कानून थोड़ा पड़ जाएगा, कानून पहले भी था, पॉक्सो कानून आया, पॉक्सो के द्वारा फिर कानून का तो दुरुपयोग भी होने लगता है, मिसयूज होने लगता है। वही सर कमजोर कानूनी व्यवस्था के कारण सर, कमजोर कानून व्यवस्था के कारण कहीं ना कहीं अपराधियों के भी तो हौसले बुलंद होते हैं। कानून हमारे गलत हैं, इसीलिए कानून अच्छे हैं, कानून बढ़िया है, कानून का पालन करना है। पुलिस को भी, न्यायाधीशों को भी, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को भी, कि धन बल जन बल पालन कौन करेगा, प्रभाव में ना आए। एपी सिंह सर जी, पालन कौन करेगा? हम लोग कराएंगे, हम सब जिम्मेदार नागरिक हैं, कोई बाहर से नहीं कराएगा, हम लोग कराएंगे। हमारे लोगों का अधिकार, हमारी जिम्मेदारी है। हमें अब उस तरह के रही रहे वो अंगूठा टाप सब पढ़े लिखे लोग हो गए, लेकिन हमें अपनी अवेयरनेस लानी पड़ेगी। चाहे लीगल अवेयरनेस आए, विद्यालय से शुरू हो, चौथी क्लास से शुरू हो, तीसरी क्लास से शुरू सर हो नहीं रहा, शिक्षा का पाठ सर पालन हो नहीं रहा, क्यों नहीं हो रहा है? नहीं मिलती कहीं सर, पालन हो नहीं रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? इसका क्या कारण है? पालन हो भी रहा है, कम हो रहा है, हमें उस पालन को बढ़ाना है। हमें छोटे विद्यालय से नीचे से शुरू होके, पहले नैतिक शिक्षा का एक किताब आती थी, चैप्टर होता था, पुंज साहब ने भी पढ़ा है और मैंने भी पढ़ा है, और रीता जी ने भी पढ़ा है, ज्योति जी ने भी पढ़ा है, आप सुमन जी ने आपने भी पढ़ा होगा। लेकिन सर बात वहीं पर आकर रुकती है, सर बात वहीं पर आकर रुकती है कि पालन पूरा क्यों नहीं हो रहा है, इसका कारण क्या है? कहीं ना कहीं हमारी न्यायिक व्यवस्था ही कमजोर है ना, जो अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो जाते हैं। देखिए, न्यायिक व्यवस्था कन्विक्शन भी करती है, जेल भी रखती है। आपने मोबाइल की बात की सर, आपने मोबाइल की बात की, उस पर जो भी आपराधिक चलचित्र चलते हैं या जो भी है, उसको कौन रोकेगा? उसकी जिम्मेदारी किसकी है? उसको देखिए, सुमन जी को कोई धमकी दे नहीं रुकेगी, पुंज जी को धमकी दे थोड़ा जल्दी रुकेगी, और यही धमकी अगर मुख्यमंत्री जी को दे दी जाए उसी फोन से तो तुरंत एक्शन हो जाएगा। ये फर्क है, ये फर्क है। ज्योति रीता जी को दी जाए धमकी, कोई बात नहीं, ज्योति जी को धमकी दी जाए, कोई बात नहीं, पुंज जी हाँ इंपॉर्टेंट लॉयर, डॉक्टर एपी सिंह को धमकी दी, बहुत इंपॉर्टेंट, और बढ़ गई बात। तो ये फर्क क्यों है? बात तो वही है, लेकिन ये फर्क हमें कैसे मिटाना है, ये फर्क हमें पुलिस से चाहिए कि अगर सबके लिए बराबर की दृष्टिकोण हो, सबको बराबर की दृष्टिकोण से सड़े, समानता आए। समानता जब कानून में आएगी तो निश्चित तौर पर उसका प्रभाव पड़ेगा, उसका बदलाव भी आएगा, बदलाव दिखेगा। कई बार कानूनों के मिसयूज हुए, उसके बदलाव आया है। ये सर आप ये सर मानते हैं ना कि हमारी कानून व्यवस्था जटिल है? अगर दुरुपयोग आया है तो सदुपयोग भी आया है।
आप ये मानते हैं कि हमारी कानून व्यवस्था लचर है, इसमें सुधार की आवश्यकता है? नहीं, सुधार नहीं होता तो बीएनएसआई आईपीसी के बाद हमने गुलामी की दास्तां के अंग्रेजों की न्याय पद्धति को हटा के हम अपनी भारतीय पद्धति लाए। हमारे जजेस ट्रेनिंग लेते हैं, हर साल ट्रेनिंग लेते हैं, हर साल ट्रेनिंग ली जाती है, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है नए कानून की, नए व्यवहार की, नए केसेस। हमारे रिपोर्टेबल केस जजमेंट के जो सुप्रीम कोर्ट देती वो हमारे पढ़ाए जाते हैं, हर क्षेत्र में पढ़ाए जाते हैं कि इनको देखो, इनमें ऐसा हुआ। 164 का स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट क्या है, एमएलसी क्या है, लोगों की अवेयरनेस क्या है, सीएफएसएल अपडेट हो रही हैं, इन्वेस्टिगेशन में अब वीडियोग्राफी को जोड़ा गया है, फोटोग्राफी की जाती है, तो एग्जिबिट किए जाते हैं, सीएफएसएल और अच्छी मजबूत हो रही हैं। धनबल जनबल बाहुबल का प्रभाव हटा है। कानून की देवी की याद होगा आपको सुमन जी, पहले आंखों पे पट्टी बंधी रहती थी, हमने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। मैं धन्यवाद करता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, आंखों की पट्टी हटी, तलवार थी, तलवार हटाई गई। अब माननीय न्यायाधीश कानून की देवी, मतलब अब देख लेते हैं कौन धनबल वाला व्यक्ति है, कौन जनबल वाला व्यक्ति है, कौन बाहुबल वाला व्यक्ति है और कौन गरीब दलित शोषित पीड़ित मजदूर मजलूम है, जिसकी आवाज हो सकता है दब रही हो, लेकिन न्यायाधीश प्रयास करते हैं उसकी आवाज को उठाने का, उसकी आवाज को बढ़ाने का, उसकी आवाज को ऊपर तक पहुंचने सुनने का प्रयास करते हैं। सुनना चाहिए भी, सुनने चाहिए, लेकिन कई बार केसेस का मीडिया ट्रायल हो जाता है, मीडिया ट्रायल से नेचुरलिटी भी खत्म हो जाती है। जो एसेस टू जस्टिस फॉर है, जो नेचुरल जस्टिस है, वो खत्म हो जाता है, मीडिया ट्रायल के हवा में बह जाता है। वो भी नहीं होना चाहिए। हमें एक बैलेंस समाज बनाना है, हमें एक बैलेंस स्थिति में बनाना है। आप देखिएगा फिल्म आर्टिकल 370 मेरे जीवन पर बनी, वो सारा इस बात को दिखाती है कि मीडिया ट्रायल प्रभावित करता है, लेकिन मीडिया अच्छा भी है। कई बार ऐसे केसों को मीडिया उठाती है जो दब सकते थे, जो दबाए जा सकते थे, वो नहीं सामने आ सकते। लेकिन सर आखिरी कमेंट, सर समय की थोड़ी बाध्यता है, माफी चाहूंगी। निश्चित तौर पर थैंकफुल है। सर महिला अपराध कैसे रुकेगा? बहुत कम शब्दों में आपसे आखिरी कमेंट चाहूंगी, महिला अपराध कैसे रुकेगा? वीरेंद्र सर, आप कितना सहमत है एपी सिंह सर की बात से? देखिए, बात यह है कि एपी सिंह साहब का अनुभव है, अगर इनका अनुभव अगर मैं किसी 12 साल के बच्चे के साथ शेयर करना शुरू करूंगा तो उस बच्चे के 48 साल बच्चे के ना, वो तो 48 साल एडवांस हो जाएगा। यानी कि उसको इनके अनुभव को इंक्लूड हो गया और उसकी अपनी अच्छी सोच, मॉडर्न सोच जब जुड़ेगी तो डेफिनेटली उसका जो समाज में बुराइयां हैं उसको वो विमुक्त करेगा, समाज को सुरक्षित करेगा और समाज का अच्छा नेतृत्व करेगा। मैं सभी पैनलिस्ट से यही कहूंगा कि सभी अभी एक ही विचार पर आए हैं कि हमें सबको जो है कम्युनिटिव और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मिलकर के प्रयास करने की आवश्यकता है। जागरूकता जरूरी है, लेकिन जागरूकता के साथ कानून की जो शिक्षा है वो स्कूलों में उसको उपलब्ध कराना, लॉ ग्रेजुएट्स की उस स्कूलों में पोस्टिंग देना, जिससे समाज को सुरक्षा मिल सके, समाज बेहतरी की ओर बढ़ सके। और इससे ज्यादा सबसे जो इम्पोर्टेंट बात हमें आपसे शेयर करनी है, हम आपसे ये देखो, मैं पुलिस में जब आया तो मुझे भी पता नहीं था कि मैं पुलिस में काम करूंगा। जब पुलिस में आ गया तो हमारे भी दोस्त कहते थे कहाँ फंस गया, किस डिपार्टमेंट में फंस गया, छोड़ दे इसको। लेकिन 38 साल हमारे कैसे बीत के हमें पता ही नहीं चला। 60 से ज्यादा आईपीएस ऑफिसर के साथ मैंने काम किया है, कमिश्नर ऑफ पुलिस से लेके नीचे डाउन कांस्टेबल तक के साथ मैंने कार्य किया है और 38 साल मैंने फील्ड में ही काम किया है। और जैसे ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट हो गई, उसमें मैंने अपना सारा समय यहीं पर अपना मेरे को मौका मिला कार्य करने का। और हमारी पुलिसिंग, दिल्ली पुलिस जो है वो फर्श से आसमान तक पहुंच चुकी है। आज हम, आप तत्पर ऐप लीजिएगा, तत्पर ऐप अगर आप चेक करेंगे दिल्ली पुलिस की तो उसमें कम से कम 56 ऐसी सुविधाएं हैं जो आपको घर बैठे मिल रही हैं। उसमें आपकी बच्चों की ट्रेनिंग है, सेल्फ डिफेंस है, जो भी चीज आपको थाने जाना पड़ता था वो ऑन द माउस ऑफ क्लिक आपको मिल रही है। और इसको देखा देखी अब दूसरे राज्य भी इस ओर अग्रसर हो रहे हैं। ये एक अच्छा साइन है। एक जन सुनवाई जो हम अपने यहाँ करते थे कि विजिलेंस के थ्रू हम पुलिस हेडक्वार्टर में जन सुनवाई करते हैं, वहां कमिश्नर ऑफ पुलिस डायरेक्ट पीडी से मिलते हैं, उसकी बात सुनते हैं और 15 से 1 महीने के अंदर उसकी चीजों का निवारण करके उसको फीडबैक दिया जाता है। ये स्थिति अब हमारी दिल्ली में
सभी जो लेकिन सर हमारे पूरी एमएलए तरह हैं राहत उन्होंने कहाँ जो मिल पाती है उन पीड़ितों को? देखिए, नोबडी इज परफेक्ट, देयर इज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट एवरीवेयर। मैं कहूँ कि जी मैं परफेक्ट हूँ, ये मेरा मानना है, लेकिन मुझ में भी कमियां हैं और वो कमियां तभी पूरी होती हैं जब मैं किसी दूसरे अच्छे व्यक्ति से उसके अनुभवों का लाभ लेकर के चीजों को और सरल बनाता हूँ। और दिल्ली पुलिस देखो, आप अपने घर में अगर कोई किसी बच्चे को दिक्कत होती है तो वो अपनी माँ को पुकारता है, माँ उसको प्यार दुलार करके उसको सही रास्ते पे लाती है और उसकी वो समस्या दूर करती है। इसी तरह जो आपकी दिल्ली पुलिस है, मैं कहूँगा भारत की जो पुलिस है, वो भी उसका भी रूप माँ के रूप में ही है, वो भी आपकी लीगल गार्जियन है। आपको आपके घर वाले छोड़ सकते हैं, आपके टीचर छोड़ सकते हैं, सगे छोड़ सकते हैं, दोस्त छोड़ सकते हैं, लेकिन सड़क पर अगर कोई खाकी मिल जाए और उससे अगर आपने कभी कोई हेल्प माँगने की ज़रूरत पड़े, तो बेखटके उसके साथ खड़े हो जाना, वो आपको प्रोटेक्टर है, ही इज़ प्रोटेक्टर ऑफ लॉ एंड ही इज़ लीगल गार्जियन ऑफ आवर ठीक है सोसाइटी। सर, आखिरी और अंतिम कमेंट आप दोनों से, ज्योति जी आपसे भी, महिलाओं पर बढ़ते अपराध की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? सिस्टम, समाज या न्याय? ये जिम्मेदारी मैं जहां तक कहती हूँ कि मिला जुला प्रयास होगा। जब तक समाज, प्रशासन और सब ये मिल करके सरकार सरकार संयुक्त प्रयास नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं बदलने वाला। और सरकार, अब भी ये सिस्टम, कमेंट है न्याय, कि जिस कौन जिम्मेदारी लेगा? हाँ, इट्स ए कलेक्टिव या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी समाज? ऑफ ऑल ऑफ अस। जी, जी। समाज से सरकार है, सरकार से समाज नहीं है। तो इसलिए सरकार को अपनी आंखें खोलनी चाहिए कि ही इज वर्किंग फॉर द सोसाइटी, सोसाइटी इज नॉट वर्किंग फॉर द गवर्नमेंट। तो हिंदू हैं तो हिंदू राष्ट्र के प्रति जो हमारी कृतज्ञता है, जो हमारी कर्तव्य है, वो हर उस नागरिक को निभानी पड़ेगी जो इस देश में सांस लेता है, यहाँ का भोजन खाता है और यहाँ का जल ग्रहण करता है। जय हिंद, जय भारत। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। देखते रहे जनसंवाद, लगातार आपसे यूं ही जुड़ते रहेंगे। धन्यवाद।